ही लेते कम से कम। मैं बोया माइक के ऊपर ट्रस्ट करता हूं। तो आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैंने आपसे ना कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंट कुछ दो वर्ड ऐसे लिखवाए होंगे। कंसिस्टेंट कंडीशन या क्या सॉल्यूशन क्या लिखवाया था? देयर वाज नॉन कंसिस्टेंट कंडीशन और कंसिस्टेंट कंडीशन। क्या कंसिस्टेंट नहीं, आगे भी लिखवाया होगा, जरूर लिखवाया होगा सिस्टम। हाँ, और दूसरा लिखवाया था नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। और यही कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट जो सिस्टम है इसी के बेसिस पर आपको मैं अभी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से ओनली बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस आप डायरेक्टली ऑप्शन को देख के आंसर कैसे लिख देंगे। बता कैसे देंगे कि भाई ये क्रिस क्रॉस मतलब दो सिंगल सॉल्यूशन वाला केस है कि मल्टीपल सॉल्यूशन वाला केस है कि नो सॉल्यूशन वाला केस है। वैसे मुझे जितना ध्यान आ रहा है मैंने कंसिस्टेंट में हमने दो तरीका देखा था। पहला क्या था? वेयर देयर वाज ओनली वन सॉल्यूशन, नो ओनली वन सॉल्यूशन का केस आया था, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकेंड जो केस था वो क्या था? सेकेंड वाज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर एक ही केस था, देयर वाज नो सॉल्यूशन। यही तीन केस देखा। उसका ग्राफ भी अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ग्राफ आपने कैसा देखा था? जब आप ये वाला ग्राफ देख रहे थे, यानी व्हेन यू आर लुकिंग ग्राफ फॉर वन सॉल्यूशन सिस्टम, एक लाइन आपने यू बनाई थी, एक लाइन यू बनाई थी, वो एक जगह पर क्या हो रहा था? इंटरसेक्ट हो रहा था। और जिस जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा था वहां जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई थी दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। वेयर एज जो आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जब आप ग्राफ देख रहे थे तो वो इस तरह से, ये अगर एक लाइन थी जिसको मैं L1 बोल रहा हूं, यहां पर भी मैं लाइन का नाम लिख देता हूं, दिस इज L1, दिस इज L2, यहां पर ये L1 है और इसी के ऊपर ओवरलैपिंग एक दूसरा लाइन है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? L2। यहां पर लाइंस कैसी हैं? ओवरलैपिंग लाइंस हैं। यहां पर लाइंस कैसी हैं? ओवरलैपिंग लाइंस है। और यहां पर लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होता है? जहां इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वहां पे सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, ओवरलैपिंग लाइंस होती है वहां पे मल्टीपल सॉल्यूशंस, एक से ज्यादा। कितना ज्यादा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वहां पर आपको मिलता है। और नो सॉल्यूशन का केस मैंने आपको बताया था, नो सॉल्यूशन के केस में दो लाइनें कैसे चल रही थी? पैरेलल लाइंस चल रही थी। इंटरसेक्शन होने का कोई स्कीम था ही नहीं। तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो वहां पर नो सॉल्यूशन आपको मिलता है क्योंकि लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बातें आपको पता है। अब किसी भी इक्वेशन को सिंपली देखकर, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए मैंने बोला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एक एग्जांपल देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरा एग्जांपल है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। मैं इन दोनों एग्जांपल को देख के आपसे पूछूं, बताइए कौन सा केस आएगा? वेदर द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन विल बी सिंगल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इन तीनों में आपका क्या सॉल्यूशन आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। कैसे? ऐसे ही बोल दिए? नहीं, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। वन सॉल्यूशन क्यों होगा? उसका लॉजिक क्या है? वही आज की क्लास में हमें क्या करना है? सीखना है कि क्या कंडीशन ऐसा होगा जिसे सिर्फ देखने मात्र से आप इक्वेशन देखें और आप बोल देंगे। आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाइएगा, सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप ये जरूर बोल पाइएगा वेदर दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन और वेदर इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग लाइन और वेदर इज द केस ऑफ पैरेलल लाइन। इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर निकलेगा तो एक सॉल्यूशन होगा या मल्टीपल सॉल्यूशन होगा? सिर्फ देखने मात्र से आप इसको बता सकते हैं। कितना अच्छा इंटरेस्टिंग बात हो जाएगा, आप सीख जाइएगा इतना बढ़िया चीज। तो उसको सीखने के लिए आपको कंडीशन लिखना चाहिए, राइट? कंडीशन नंबर वन जिसको आप केस 1 भी कह सकते हैं। व्हेन
इन द जनरल इक्वेशन, व्हेन इन द जनरल इक्वेशन, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ इसको मिटा दो, इन द जनरल इक्वेशन, व्हेन इन द जनरल इक्वेशन, क्या है जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर दी टू जनरल इक्वेशंस फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस केस में जब जब a1 बाई a2, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, a1 बाई a2 जब नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तब मैं बोलूंगा कि दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन का केस बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा। यह बात समझ में आ रही है? यूनिक सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा जब क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। क्या लिखा है बताइए? when in the general equation, ये दोनों लिखिए, उसके नीचे लिखिए if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the simultaneous linear equation will have only one solution. The simultaneous linear equation will have only one solution, that is the two lines intersect, exactly at one point, एक ही पॉइंट पर ये दोनों लाइनें क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये बात समझ में आया है नहीं आया बताइए? आगे समझ में कोई डाउट? एग्जाम्पल लिखिए। अभी जो मैंने बोर्ड पर लिखा था वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अभी मैंने बोर्ड पर क्या लिखा था? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। क्या यहां पे a1 बाई b2 सॉरी a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के? चेक कर लेते हैं। 2 बाई 5 इज इक्वल और नॉट इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 3? ये नॉट इक्वल है। इफ इट इज नॉट इक्वल देन द सॉल्यूशन विच यू आर गोइंग टू गेट इज अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यू विल गेट अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। डायरेक्टली सिर्फ देखकर कंडीशन याद रखना है, a1 by a2 should not be equal to b1 by b2। अगर ऐसा हुआ तो जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। और x1 और x2 कैसे निकालेंगे उसका तो इजी टेक्निक आपको बताया है लास्ट क्लास में। x1 का डायरेक्ट फॉर्मूला बताए होंगे। क्या होगा? x क्या होगा? x का क्या होगा? b1c2 माइनस b2c1 होल डिवाइडेड बाई बोलिए a1c2 माइनस a2c1 a1b2 यहां पे क्या होगा? a1b2 माइनस a2b1। ये आपको फॉर्मूला पता है, x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। पॉज करो यार। तो फर्स्ट कंडीशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, जो कि काफी इजी सा एक कंडीशन है और उसको देख के ही आप सिर्फ निकाल देंगे कि वेदर द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन और इट विल बी ओवरलैपिंग लाइन और इट विल बी अ पैरेलल लाइन। अब नेक्स्ट कंडीशन लिखिए। राइट द नेक्स्ट कंडीशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, केस नंबर 2, फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ कंडीशन क्या है ध्यान से देखिए। द कंडीशन इज a1 by a2
is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. If A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. अगर ऐसा है तो the lines will be overlapping in nature. The lines will be overlapping in nature. Overlapping in nature का क्या मतलब है? Infinite number of solutions. That is there are infinite number of solution. There are infinite number of solution. Infinite number of solution का एक एग्जाम्पल, इसको तो कहीं लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप खुद से ही बना सकते हैं. 2x plus 3y is equal to 7, 4x plus 6y is equal to 14, 2 by 4 is equal to 3 by 6 is equal to 7 by 14, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. A1 by B1 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. अगर ऐसा है तो डायरेक्टली सिर्फ देखकर आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का क्या होगा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पे देखने को मिलेंगे. एंड द नेक्स्ट द लास्ट कंडीशन, नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर ये लिख लिया सबने, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ, एग्जाम्पल भी लिख लिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ क्या कंडीशन है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. अगर ये हमारा कंडीशन है तो then the lines are parallel lines which means क्या इसका मतलब होगा, which means the pair of linear equation has no solution. This means the pair of linear equation has no solution. No solution का मतलब they are non-consistent system. They are inconsistent system. Inconsistent system है या फिर non-consistent system है जहां पर pair of linear equation जो है वो parallel lines दे रही हैं. Parallel lines माने ये कभी भी intersect नहीं करेगा, और अगर ये intersect नहीं कर रहा तो आपको इससे कोई solution मिलने वाला नहीं है. यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा. अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि सर अगर ये कंडीशन मुझे ध्यान है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, तब तो आ गया ये overlapping lines. A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, आ गया parallel lines. A1 by A2 is not equal to B1 by B2, आ गया intersecting line. कंडीशन ध्यान है तो क्या यही सवाल पूछा जाएगा क्या एग्जाम में कि वो सब दिया रहेगा आपको कटकुट करके और आंसर लिख देना है? नहीं ना. एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपको लगता है कि ये पूछेगा आपसे कि A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 करो और बताओ कि क्या ऐसा आंसर आएगा? ये तो नहीं पूछेगा. आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, इतना सरल सवाल तो आपसे नहीं ही पूछेगा. तो आपसे क्या पूछेगा? नाउ दे विल गिव यू द सिस्टम. इफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड, इनकंसिस्टेंट बोल दिया तो मतलब तो हो गया. अगर बोलता इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट and the lines are intersecting in nature, find the value of k. उस चार में से एक को क्या कर देगा? अननोन कर देगा. तो आपको अगर कंडीशन नहीं ध्यान होगा तो आप k का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे. क्वेश्चन लिखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, determine
द वैल्यू ऑफ k for which the given system of equation has पहला यूनिक सॉल्यूशन, उसके अंदर दो सवाल लिखिए, x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 and 3x plus 2y is equal to -5। ये आपको सवाल दिया गया, ये पहला है, मतलब उस पहले बिट के अंदर भी पहला। नेक्स्ट 2x plus ky is equal to 1 and 5x minus 7y is equal to 5। इन दोनों के लिए आपको यह निकालना है कि k की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में भी कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन का आपको अगर केस ध्यान हो तो अभी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या केस दिया, a1 by b1 a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये केस आपने ध्यान किया। इधर देखिए 1/3 इज नॉट इक्वल टू -k/2। इसी कंडीशन में ना k की वैल्यू वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी -k इज नॉट इक्वल टू 2/3 एंड k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3। k जब भी -2/3 नहीं होगा, उसके अलावा दुनिया की जो भी वैल्यू k की होगी उस पर ये दोनों लाइन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया। ये नॉट इक्वल टू का केस है, इक्वल टू का केस नहीं है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ k -2/3, all the values of k except -2/3 will give us the unique solution। तो ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में वहां पे क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, all the values of k except -2/3 will give us the unique solution। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2/5 is not equal to k/-7, k is equal to -14/5, k is not equal to -14/5। all the values of k except -14/5 will give the unique solution। समझ में आ रहा है कैसे आप, बस ये हो गया आंसर। ये भी सिंपल है और धीरे धीरे टफ करेंगे, लेवल 2 में जाना पड़ेगा। खैर, गियर चेंज करने से पहले आपने ये बिट नंबर 1 का लिखा था, अभी आप क्या करेंगे, बिट 2, उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन का भी क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए वापस से 2 सवाल लिखवाता हूं। ये सबको समझ में आया ना, ये दोनों केस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वापस से 2 क्वेश्चन लिखवाता हूं और वहां पे भी आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू ही पता करनी है। चलिए, तो k की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। 5x plus 2y is equal to k, 5x plus 2y is equal to k and 10x plus 4y is equal to 3, 10x plus 4y is equal to 3, 10x plus 4y is equal to 3। आपसे कह रहा है कि k की वो वैल्यू पता करो जिस पर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो पहले मैं इनफाइनाइट का कंडीशन लिख लेता हूं। इनफाइनाइट का कंडीशन है a1 by a2 must be equal to b1 by b2 must be equal to c1 by c2। Got it? k is equal to देख लेते हैं, तो 5/10 is equal to 2/4 is equal to k/3। किसी दो को आप इक्वेट कर लीजिए, इन्हीं दोनों को इक्वेट करते हैं। k is equal to 6/4 that is 3/2। k की एक यूनिक वैल्यू होगी that is
3/2, जिसको जब आप वहां पुट कर देंगे तो उसके लिए आपको इसका क्या मिलेगा, यूनिक सॉरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट। एक और सवाल करते हैं, k-3x, इसका बिट नंबर 2, k-3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k एंड kx प्लस ky इज इक्वल टू 12, kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। k की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल थोड़ा सा, k इज इक्वल टू 6 चेक कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 6 आ रहा है क्या। कंडीशन छोड़ दे रहा हूं बोर्ड पर, बाकी चीजें मिटा रहा हूं ताकि हम लोग ये देख पाएं कि वेदर दी क्वेश्चन में k का वैल्यू 6 है या नहीं है। आप क्या लिखेंगे, 3/k इज इक्वल टू k/12 इज इक्वल टू k-3/k। किसी दो इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 या 36, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, k विल बी इक्वल टू 6 √36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, सिर्फ 6 नहीं प्लस माइनस 6, क्योंकि k स्क्वायर था, k की दो वैल्यूज पर ये सेटिस्फाई कर सकता है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली काम चल जाएगा, दूसरा इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कोई और इक्वेशन से भी सॉल्व करता तो यही आता, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर, k को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की एक वैल्यू 0 आ रही है, k की एक वैल्यू 6 आ रही है, यानी यहां से जब सॉल्व कर रहा हूं तो फिर फर्दर एक और सॉल्यूशन मुझे निकल के आ रहा है, यानी k की कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। इसलिए कभी भी आधे में उसको नहीं छोड़ना है, ये सोचते हुए कि सर यहां से तो आंसर आ गया, यहां से तो आया ही, पर और एक बार भी दूसरा इक्वेशन चेक कर लेना, हो सकता है कहीं वहां से एक और निकल जाए। तो k की कितनी वैल्यू परमिसिबल हो गई, 3 वैल्यू, जब k 0 हो तब, जब k 6 हो तब, जब k -6 हो तब। 3 केसेस के लिए इसकी सॉल्यूशन क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो आप लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब मिलेगा मुझे जब k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 और k की वैल्यू ±6। तो आपको 3 सॉल्यूशन यहां पे मिला, लेकिन अगर आप यहां पे तीनों डाल के देखते हैं, जैसे मैं 0 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, -3/0, ये इनफाइनाइट का केस आ गया, इंफिनिटी तो नहीं हो सकता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन निकालना होगा। तो एक कंडीशन से ये आया और एक कंडीशन से ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, +6, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था, पर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या था, तो कॉमन सॉल्यूशन था x +6 और -6 हो सकता था, k 0 और k 6 हो सकता था, दोनों का कॉमन क्या आया, k इज इक्वल टू 6। इसे हमने कंक्लूड किया कि k क्या होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, एट विच यू विल गेट अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो 2 सवाल इसका भी हो गया। अब लिखिए बिट 3, नाउ यू राइट बिट 3। बिट 3 क्या होगा, ऐसा केस जहां पर उसका क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन आना चाहिए, राइट। केस वेयर द सॉल्यूशन हैज, वेयर द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, वेयर द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए का क्या केस बनाया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही केस था। चलिए सवाल लिखिए, kx - y इज इक्वल टू 2, kx - y इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड 6x - 2y इज इक्वल टू 3, 6x - 2y इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से आपको निकालना है कि कब आपका जो सॉल्यूशन है वो नो सॉल्यूशन देगा। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, द लाइंस मस्ट बी पैरेलल, लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब कंडीशन है k/6 इज इक्वल टू -1/-2,
k इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू जब आप 3 ले लेंगे उसमें ये जो लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। एक और सॉल्यूशन आ रहा है, एक नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। नॉट इक्वल टू 2/3, k/6 2/3 नॉट इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 × 6/3, एक बार में 2 बार में। k शुड नॉट बी इक्वल टू 4। k 3 तो होना चाहिए पर k 4 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो ये सिस्टम है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट विल बी अ पैरेलल लाइन का केस या नो सॉल्यूशन का केस। इस प्रकार से मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि सवाल कैसे इसके ऊपर दिए जा सकते हैं। एक 2019 में पूछा गया सवाल है 2019 में, उसको सॉल्व कीजिए। राइट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the system of equation, for what value of k will the system of equation x plus 2y is equal to 5, x plus 2y is equal to 5, x plus 2y is equal to 5 and 3x plus 5y, sorry 3x plus ky minus 15 is equal to 0, minus 15 is equal to 0 has पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन। हैज पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन। आपके पास यूनिक सॉल्यूशन भी होना चाहिए और नो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो आपको 2 बिट में इस आंसर को करना है। एक बार आप लिखेंगे फॉर बिट 1 कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, और एक बार आप लिखेंगे बिट 2 फॉर ये। तो पहले आप क्या कंडीशन लगाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लगाएंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का केस लगाएंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k, सो k इज नॉट इक्वल टू 2/3। यह आएगा पहले केस का आंसर। सेकेंड केस का आंसर क्या होगा, सेकेंड केस कह रहा है देयर इज हाउ मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, k इधर, ये k इज नॉट इक्वल टू 6। थैंक यू। अब सेकेंड केस क्या आ रहा है, सेकेंड केस हो रहा है दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अभी कह रहे हैं फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखते हैं 1/3 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/15। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 के बराबर होगा तो ऐसा होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k क्या आएगा, k इज इक्वल टू 30/5, 5 2 जा 30/5, ये क्या आ रहा है -6 क्यों होगा, -15 है तो हमने तो यहाँ पे ये इधर -15 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +15, तो फिर ठीक ही है। तो ये जाएगा 5 2 जा ये 3, ये कितने बार में, 6 बार में। तो k इज नॉट इक्वल टू 6। अरे एक कंडीशन कह रहा है k 6 के बराबर होना चाहिए, एक कंडीशन कह रहा है 1 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वी मस्ट गो फॉर द अदर केस ऑल्सो। ये जब अदर केस के साथ जाएंगे तो अदर केस का तो कोई स्कीम ही नहीं बन रहा है भाई, यहाँ इसके साथ तो आप जा नहीं सकते, आपको इसी दोनों को साथ लेना था और इसी दोनों को। तो एक केस कह रहा है 6 होगा, एक केस कह रहा है 6 नहीं होगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन एज वेल एज यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी k नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों केस एक साथ पॉसिबल है। तो आंसर उसके नीचे लिखिए, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच the given system of equation has no solution, यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी नॉट इक्वल टू 6 और नो सॉल्यूशन के लिए भी नॉट इक्वल टू 6। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर यह संभव हो। इस प्रकार से आपको 3.5 जो आपने पढ़ा है वो भी पूरा आपका
कंप्लीट हो जाता है, जहां पे आप कंडीशंस के बेसिस पर सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।